इस समय केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में लाए जाने वाले प्रस्ताव को लेकर चर्चा है और प्रस्ताव है वक्फ बोर्ड को लेकर। आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और कैसे धर्म के नाम पर शुरू हुई एक संस्था देश की तीसरी सबसे बड़ी जमींदार बन गई। आइए बात करते हैं वक्फ बोर्ड के विषय में और वक्फ बोर्ड के विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इस पर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, जिसके विषय में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। इसका काम क्या है और कैसे जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद भी एक लोकतांत्रिक देश में धर्म के नाम पर शुरू हुई संस्था का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वो धीरे धीरे देश की सबसे बड़ी जमींदार बन गई। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रखरखाव करती है। जैसे इस्लाम मजहब मानने वाले जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को जकात में देते हैं तो वो संपत्ति वक्फ कहलाती है। जकात दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक या अधिकार नहीं होता है, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड को दी जाती है। ये संस्थान उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, जैसे उसे बेचना, खरीदना, किराए पर देना आदि। एक बार यदि कोई व्यक्ति वक्फ दे देता है तो फिर उसके बाद उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का कभी भी कोई अधिकार नहीं रह जाता है। वक्फ बोर्ड उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। अब समझने वाली चीज ये भी है कि आखिर आजाद भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत कब हुई। आपको बता दें कि आजादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 यानी कि 1954 में नेहरू सरकार द्वारा लाया गया था। साल 1995 में इस एक्ट में कुछ संशोधन हुए थे और इन संशोधनों के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति दी गई और कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन पर अक्सर विवाद होता रहता है। अब बात यहाँ पर यह भी आती है कि आखिर इन वक्फ बोर्डों की देखरेख कौन करता है। तो आपको बता दें कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन बोर्डों की देखरेख करता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत की गई थी। यह केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों की तरह स्थापित विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है। अब समझने वाली बात यह भी है कि आखिर देश में कितने वक्फ बोर्ड हैं। तो आपको बता दें कि पूरे देश में इस समय 32 स्टेट बोर्ड हैं, यानी कि देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और 32 स्टेट बोर्ड हैं। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जबकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पर एक चीज दिमाग में भी आ सकती है कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन शामिल होता है। तो अगर इस पर बात की जाए तो इसमें शीर्ष पर सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष राज्य सरकार की ओर से और एक या दो नामित व्यक्ति मुस्लिम विधायक, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम वकील, मुस्लिम आईएएस, इस्लामी स्कॉलर, टाउन प्लानर और इनके अलावा एक लोकल लेवल पर मुतवल्ली भी होता है। अब वक्फ बोर्ड जिस पर इतना विवाद हो रहा है, जिसको लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं, यहाँ पर समझने वाली चीज है कि आखिर वक्फ बोर्ड को देश की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति वाला संस्थान क्यों कहा जाता है। तो आप बता दें कि पिछले दिनों खबरें आई थी कि वक्फ बोर्ड रेल और सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनता जा रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें से 80,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में है। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,994, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं, लेकिन कई बार इसकी कानूनी वैधता पर सवाल उठता है, जिसको लेकर याचिकाएं भी डाली गई थी जो खारिज हो गई। आखिर वो कौन है जिसने याचिका डाली थी और ये खारिज क्यों हुई, आइए इस पर बात करते हैं। पिछले दिनों बहुत सारे सवाल उठे। यूपी जैसे राज्यों में तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जांच के लिए राज्य सरकार आदेश भी दे चुकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल वक्फ बोर्ड को असंवैधानिक करार देने के लिए एक याचिका डाली गई थी। हालांकि कोर्ट ने याचिका ये कहकर खारिज कर दिया कि इस मामले में याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं हुए। याचिका डालने वाले अश्विनी उपाध्याय इसकी संवैधानिक मान्यताओं पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि वक्फ के नाम से भारतीय संविधान में एक शब्द नहीं है। भारत ने 1995 में वक्फ एक्ट बनाया और ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए बना दिया। उन्होंने पूछा कि जब संविधान में ये शब्द नहीं था तो ये वक्फ एक्ट कैसे बना।
इसमें मुस्लिम विधायक, MP, वकील, IS, स्कॉलर और टाउन प्लानर और एक मुतवल्ली होता है, मगर जो इसका पूरा खर्चा होता है वो पूरा का पूरा जनता के टैक्स से दिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार मस्जिद, मजारों से पैसे ही नहीं लेते और वक्फ पर उसके सदस्यों के वेतन में पैसे खर्च करेंगे तो ये आर्टिकल 27 का अगर उल्लंघन नहीं है तो फिर क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड 1995 के जरिए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई। उन्हें ये अधिकार दे दिया गया कि उनके सब धार्मिक संपत्तियों से जुड़े मामले ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएंगे। वो सवाल करते हैं कि देश में इतनी ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है, ऐसे में अगर वक्फ जाकर किसी की संपत्ति पर दावा ठोकता है तो लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, तब सुनवाई होती है, जबकि बाकी धर्मों के मामले आराम से सिविल कोर्ट में सुने जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है कि आखिर लोकतांत्रिक देश में वक्फ के क्या मायने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय इस बात को लेकर कई बार सवाल खड़े करते हैं। उनकी याचिका भले ही खारिज हो गई हो, लेकिन उन्होंने इस पर कई मुद्दे पर सवाल उठाए और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मजहबी आधार पर ऐसे बोर्ड और कानून बनाना कहां तक उचित है, उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया। पिछले ही दिनों ये खबर आई कि पूरे एक गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार बता दिया है, जबकि लोग उस पर सालों से रह रहे हैं और जमीन पर मंदिर भी है। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि क्या ये भेदभाव वाली राजनीति है जिसके तहत वक्फ बोर्ड को इतनी सारी शक्तियां दे दी गई, और इसी बात को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि इसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जाए। और इसीलिए केंद्र सरकार लोकसभा में एक बिल लाने वाली है जिससे वक्फ की असीमित शक्तियों पर रोक लगाई जा सके। आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी कि वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामी देशों तक में नहीं है, फिर वो चाहे तुर्की हो, लीबिया हो, सीरिया हो या इराक हो। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारत में बनाया गया वक्फ बोर्ड आज देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसे तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया भी जा रहा है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपकी क्या राय है, और अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई बिल लाती है तो ये कितना सही और कितना गलत होगा, इस पर आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबर अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।